हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो हम लोग प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो टोटल एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसी का इसमें जो है क्वेश्चन दिया गया है। जो भी एग्जाम हुआ है 7 फेज में टोटल जो है इसमें क्वेश्चन दिया गया है, तो उसी का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑलरेडी इसमें 20 जो है सेट तक देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 21 के टोटल जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछा गया है, जो 12 तारीख के 12/1/2021 में जो पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट का, ये शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन होगा। ठीक, ये शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन होगा 12 जनवरी का, उसी का हम लोग इसमें जो है सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। इससे पीछे अगर टोटल आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं जितने भी सेट हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, टोटल वीडियो डला हुआ है, लगभग 20 सेट उसमें डला हुआ है। बीच में 1-2 सेट नहीं डला हुआ है तो उसका भी इसमें प्रयास में डल जाएगा बहुत जल्दी। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, ताकि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं जो हमसे नहीं जानते हैं हमें, वो हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठावे। ठीक, तो आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप जितना शेयर करिएगा व्यूज़ बढ़ेगा, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगी, आपको और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट इसमें प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पढ़िए, कह क्या रहा है कि एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में और 42% छात्र दूसरे विषय में फेल हुए। उनमें से 30% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। तो यदि दो छात्रों की कुल संख्या 2500 है तो केवल एक विषय में कितने छात्र पास हुए। देखिए ध्यान दीजिए, इस डायग्राम से रिलेटेड है। डायग्राम बनाइए। इसका 2 सब्जेक्ट है, एक पहला सब्जेक्ट है और ये दूसरा सब्जेक्ट है। बोला है कि पहले सब्जेक्ट में टोटल फेल वाले कितने हैं, 35% हैं, और दूसरे सब्जेक्ट में कितने हैं तो 42% है, और दोनों विषय में जो फेल हैं वो बीच में रहेगा कितने हैं, 30% है। तब देखिए यहाँ से केवल हमें एक विषय में पास पूछा हुआ है, तो केवल एक विषय में जब फेल निकालेंगे ना, देखिए ये ध्यान दीजिए, टोटल पहला विषय में फेल है 35% और दोनों में मिलाकर 30% है, तो 35 में से 30 गया 5%। ये फर्स्ट सब्जेक्ट में केवल फर्स्ट सब्जेक्ट में पास, ये केवल वाला मतलब ये डाटा होगा, फेल होगा, फेल 5% हो जाएगा। वैसे ही ये टोटल 42 है, इसमें से 30% दोनों वाला घटा देंगे तो ये 12% जो है फेल आ जाएगा सिर्फ दूसरे वाले सब्जेक्ट में। तो जैसे ही हम लोग पास का डाटा जब निकालेंगे ना, पास वाला डाटा, तो ये जो दूसरा वाला में फेल वाला है ना, ये पहला वाला में पास हो जाता है। यानी केवल जो है पहला सब्जेक्ट में 12% पास हो जाएंगे और केवल दूसरा सब्जेक्ट में जो है 5% पास हो जाएंगे। ये उलट जाता है, दोनों क्या हो जाता है, उलट जाता है। अर्थात केवल एक विषय में पास टोटल कितने हो जाएंगे, 17% हो जाएंगे। अगर ये बात पूछा रहता कि केवल एक विषय में पास कितने हो जाएंगे तो 17%, ये केवल पहले विषय में पास हो जाएगा और ये उलट जाता है डाटा। जो फेल वाला डाटा रहता है ना, वो पास वाले में उलट जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। केवल एक सब्जेक्ट में फेल कितने हो गए, पहला वाला में 5%, दूसरा वाला में 12%। तो पास वाला जब भी होगा तो ये पहला का हो जाएगा और ये दूसरा का हो जाएगा, यानी टोटल 17% पास हो जाएंगे केवल एक सब्जेक्ट में। तो बोला हुआ है संख्या में निकालना है, टोटल 2500 संख्या है और इसके 17% सिर्फ एक विषय में पास हुए हैं। तो कटा दीजिए, 17, 2 0 से 2 0 खत्म, 17 × 5 = 85 और 5 8 हो जाएगा, 17 दूना 32 और 8 कितना हो जाएगा, 1 मिनट। 17 × 5 = 85 और 5 8 हो जाएगा, और 17 दूना 34 और 8 कितना हो जाएगा, 34 8 42, यानी 425 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो केवल एक सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और आप समझ लीजिए। हमें ये बोला हुआ है कि पूरे पहले सब्जेक्ट में 35% छात्र फेल हुए हैं, दूसरे सब्जेक्ट में 42% छात्र हुए हैं, दोनों में 30% छात्र हुए हैं। तो केवल पहला में ये टोटल 35 में से 30 घटा लिए 5% आ गया, केवल दूसरा वाला में टोटल 42 में से 30 घटा लिए 12 आ गया। तो अब हम ये बता रहे हैं कि ये फेल से जब पास में जाएंगे ना, तो ये डाटा इंटरचेंज हो जाता है, उलट जाता है। जो केवल दूसरा वाला में फेल है वो पहला वाला में पास बन जाएगा, ये जो केवल पहला वाला में फेल है पास बन जाएगा, यानी कि 12 × 5 = 17% ऐसे छात्र हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में पास होंगे टोटल। तो 2500 का 17% यानी 425 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार का एमआरपी पर 20% छूट देता है और जोगिंदर उस दुकानदार से कम हुए मूल्य पर 20% अतिरिक्त छूट लेकर एक सूटकेस खरीदता है। यदि सूटकेस का एमआरपी जो है कितना है 1200 रुपये है, तो जोगिंदर द्वारा सूटकेस की भुगतान की गई राशि निकाले। बहुत सिंपल है, 20% छूट देगा तो 80 में बेचेगा, 80/100। फिर जोगिंदर इस पे 20% अतिरिक्त छूट लेता है तो फिर 80/100। देख लीजिए सिंपल हो गया, कितना आ रहा है 4 जीरो से यहाँ से 4 जीरो कटा दीजिए, ठीक। तो अब 8 8 64, यानी 64 में आप 12 से गुणा कर लीजिए, तो 12 चौके 48 और 12 छके 72 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 8 6 7, यानी कि 768 रुपया जो है सूटकेस के लिए जोगिंदर को देना पड़ेगा। ऑप्शन से देख लीजिए किस में दिया हुआ है, 768 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन। 1200 रुपये का सूटकेस है, 20% छूट मिला था, फिर अतिरिक्त 20% छूट मिल गया, यानी 1200 का 80% जितना आएगा फिर उसका 80%, यानी कितना हो जाएगा 668 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6000 तथा 7000 के बीच, 6000 तथा 7000 के इसके बीच हमें ढूंढना है। इसके बीच वह कौन सी संख्या है जो 12, 21, 32 तथा 18 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक। ये बोला हुआ है कि 12 से, 21 से, 32 से तथा 18 से। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना कि इससे पूर्णतः विभाजित है तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और इसके एलसीएम से भी ये विभाजित होगा, एलसीएम का ही मल्टीपल होगा। तो देखिए एलसीएम निकालिए, फैक्टर कर लीजिए, 2 दूनी के 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, और 32 के लिए 8 चौके 32, यानी ये 4 है ना, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी 3 व 2 लेना होगा। अब 18 के लिए 1 3 और लेना होगा, 9 दूना 18 होता है ना, तो 3 तरीके 9 दूना 18। अब ये सब कुछ आ गया, अब इसको गुणा कर लीजिए, कितना आपका एलसीएम आ रहा है, इसको क्या करना है, हमें गुणा कर लेना है, ठीक। तो देखिए इसको गुणा कर लीजिए, ये आ जा रहा है टोटल 2016 आ जा रहा है, ठीक। अर्थात ये जो इन चारों संख्या का एलसीएम 2016 आ गया, तो ये 2016 का ही मल्टीपल जो होगा इसके बीच में होगा, यानी कि कितना मल्टीपल होगा। अब यहाँ के रख करके और देख लेंगे कि कौन सा के का मान 1 2 3 कितना रखने पे इसके बीच में आ जा रहा है। तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि अगर के बराबर 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 6048 जो हो जाएगा ना, यही हमारा संख्या होगा। 2 3 6 16 3 48 हो जाएगा, यानी 6048 जो इसके बीच में आ जा रहा है और इन सब से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। तो ऑप्शन से देख लीजिए 6048 ऑप्शन नंबर ए में दिया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, एक बार और समझिए आप। बोला हुआ है कि इन दोनों के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जो 12, 21, 32 और 18 से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, और इस एलसीएम का मल्टीपल ही होगा जो इसके बीच में हो जाएगा, जो इसका 3 गुना है। तो 3 गुना मतलब 6048, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट को। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करे जिसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या कितनी हो गई, 9999। तो ये बोला है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 307 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने पर, ये बात बोला हुआ है कि वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या निकाले जिसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 307 से पूर्णतः विभाजित होता है। सबसे पहले क्या करिए कि 307 से इसको भाग दे दीजिए, तो 3 मर्त में आराम से चल जाएगा। 7 तरीके 21 और 3 तरीके 9, 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 9 में से 2 गया कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ये कट गया आपका, ठीक। फिर 9 उतार दीजिए। अब तो 2 तिहाई 6, 3 मर्त में चला जाएगा, यानी कि नहीं 2 मर्त में ही ना जाएगा, 2 मर्त में। तो 7 दूना 14 और 3 दूना 6, कितना आ गया, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 1 गया 7, 1 हो जाएगा, 175 आ गया, ठीक। तो 175 इसमें से घटाने पे कटेगा, और ये बोला है कि जोड़ने, तो जहां भी जोड़ने वाली संख्या पूछा जाए ना, तो ये भाजक और शेषफल का अंतर निकालते हैं, यही हमारा जोड़ने वाली संख्या हो जाएगी, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर जोड़ने वाली संख्या पूछा जाए तो भाजक माइनस शेषफल, और घटाने वाली संख्या हो जाए तो सिर्फ शेषफल। ये पूछा रहता कि घटाने वाली संख्या तो 175 हो जाता, लेकिन जोड़ने वाली संख्या तो इन दोनों का अंतर ही जो है हम इसमें जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देख लीजिए अंतर कितना आ रहा है,
7 में से 5 गया 2 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा 10, तो 10 में से 7 गया कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इधर 2 में से गया 132, जब इसमें जोड़ देंगे ना तो 360 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए बहुत लड़के जल्दबाजी में ना इसका ऑप्शन 175 भी कर सकते हैं जो बी में दिया हुआ है, लेकिन 175 घटाने पर होगा और जोड़ने की बात करेगा तो इन दोनों का अंतर यानी कितना आया 132 जोड़ने पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का रहा है कि ए जो है 25% भाग को कितना दिन में करता है 10 दिनों में करता है। 25% भाग को 10 दिन में करता है तो 100% भाग को कितना दिन में यानी पूरा भाग को 40 दिन में करेगा। 25 चौके 100, 4 दांत के 40, ए का निकल गया। अब बी के बारे में बोला है कि बी जो है 40% भाग को 40 दिन में करता है। 40 दिन में करता है तो पूरा काम को यानी कि 100% काम को कितना दिन में करेगा तो 100 दिन में करेगा। ठीक, 100 दिन में करेगा। सबका हम अलग अलग दिन निकाल लेते हैं कि पूरा काम कौन कितना दिन में करेगा। ए के बारे में बोला था कि 25% काम को 10 दिन में तो 100% काम को 40 दिन में करेगा। ये 40 दिन में ए कर लिया। उसके बाद बोल रहा है कि बी जो है 40% भाग को 40 दिन में तो 100% भाग को 100 दिन में करेगा। ठीक, 100 दिन में करेगा। अब कह रहा है कि सी जो है 1/3 भाग को 13 दिन में कर रहा है तो पूरा भाग को यानी 13 3 39 दिन में करेगा। ये कितना दिन में 39 दिन में करेगा। सबका हमने अलग अलग निकाल लिया। ए 40 दिन में कर रहा है, बी 100 दिन में कर रहा है और सी कितना कर रहा है 39 दिन में। तो क्या पूछा है आपसे, तो सबसे तेज गति से पूरा करता है बोला हुआ है कि उस कार्य को सबसे जल्दी कौन पूरा करेगा। तो देखिए सी पूरा करेगा 39 दिन में ही, तो सबसे जल्दी कौन करेगा सी कर लेगा। तो ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगर यही बोलता है कि सबसे स्लो गति से कार्य कौन करेगा तो ए बी करेगा। बी 100 दिन में काम को कर रहा है, ए 39 दिन में कर रहा है और सी 39 दिन में और ए 40 दिन में, यानी सबसे जल्दी कौन करेगा तो सी कर लेगा 39 दिन में ही। यानी आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में जो है सी दिया हुआ है। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन बोला है कि -20 का क्यूब 13 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब क्या होगा। देखिए अब ये नहीं कि इसका क्यूब करके या जोड़ने के चक्कर में पड़ जाएगा। आपको एक फॉर्मूला लिखे थे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये बात बोले थे आपको। और यहाँ एक बात और बताए थे कि अगर ये ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए तो ये टोटल इधर टर्म 0 हो जाएगा और हमारा हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc हो जाएगा। ये बात आपको बताए थे कि जहाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, अभी 2-4 दिन पहले ही इस पे क्वेश्चन आया हुआ था, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc हो जाएगा जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए। तो यहाँ देखिए ये -20 प्लस 13 और प्लस 7 ये सब मिल करके 0 आ जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3a के जगह -20, बी के जगह 13 और सी के जगह 7 हो जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया गुणा करना। ये 20 3 60 आंसर तो माइनस में आएगा और 60 में 13 से करेंगे तो 13 छक 78 यानी 780। अब इसमें 7 से गुणा कर लीजिए 0 8 7 56 का 6 और 5 हो जाएगा, 7 7 49 और 5 कितना हो जाएगा तो 54 हो जाएगा, यानी कि -5460 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। कितना आसान है आपके लिए ये। बस अगर ये फॉर्मूला पता रहता तो डायरेक्ट हम क्या करते 3 गुणे -20 गुणे 13 गुणे 7 कर लेते, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी जहां 0 हो जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। तो 3a के जगह -20, बी के जगह 13, सी के जगह 17। ऑप्शन हो जाएगा सी -5460। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3x प्लस 2y अनुपात दिया था, तो अनुपात को हम क्या कर लिए बटा कर लिए। 3x माइनस 2y बराबर 5/3। देखिए एक तो सिंपल इसको गुणा कर लीजिए, 3 3 9x प्लस 6y बराबर 5 3 15x माइनस 10y हो जाएगा। अब y को एक साइड x को एक साइड, 15 में से 9 गया 6x बराबर
10 6 16 y हो जाएगा। ये कटा देंगे तो 2 3 6 और 2 8 16 यानी x अनुपात y बराबर 8:3 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, x/y पूछ रहा था तो 8/3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। x अनुपात y चाहे x/y, यहाँ से जब इसको नीचे करेंगे तो x/y इज इक्वल टू 8/3 हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत आसान है, अनुपात में कर, अनुपात को बट्टा में कर लिए, तिरछा गुणा करके निकाल लिए, x/y बराबर क्या आ जा रहा है 8/3। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का 8 नंबर, ये बोला हुआ है कि 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 40 सेक थीटा प्लस 25 बराबर 0 है, तो हमें निकालना है टेन थीटा का मान निकालना है कि टेन थीटा बराबर क्या होगा। देखिए इसको अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने लगे तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। एक हम तरीका बता रहे हैं कि यहाँ टेन थीटा बराबर, देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, 4/3, 3/4, 4/5 दिया है, उसके बाद से 8/3 दिया हुआ है। ठीक, 4/5, उसके बाद इधर लिख देते हैं। देखिए 3/4, 4/5, 8/3। देखिए अब थोड़ा सा इस बात को समझिएगा, टेन थीटा निकालना है तो p/b होता है और ट्रिपलेट, देखिए 3 4 5 का ट्रिपलेट बनाता है, 3 4 5, तो ये तो h हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा। तो टेन थीटा में ये 5 तो आएगा नहीं, यानी कि ये वाला ऑप्शन हटा दीजिए और 8 3 का ट्रिपलेट ही नहीं बनता है, ये भी हटा दीजिए। अब रही बात इन दोनों में कि इन दोनों में कौन सा होगा, तो देखिए एक बात समझिए आप कि ये चार को हम लोग क्या माने, इसको अगर p मानते हैं इसको b मानना पड़ेगा 4 को, क्यों, तभी ना यहाँ पे ये सेक थीटा बराबर h/b हो जाता है, तो इससे ये कटेगा और तभी जाकर ये 0 आएगा। तो हमारा आंसर कायदे से होगा क्या, तो b हो जाएगा 3/4। अब अगर चाहते हैं कि इसको रख के चेक कर ले तो चेक कर लीजिए, b के जगह 4, p के जगह 3 और h के जगह देख लीजिए, इसमें रख के चेक कर लीजिए। 16 गुणे सेक थीटा बराबर हो जाता है h/b यानी 25/4 हो जाएगा, स्क्वायर करना है तो 25/16 हो जाएगा, माइनस 40 इंटू इसका हो जाएगा कितना 5/4 हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा। अब देखिए 4 दाना के 40, 16 से 16 कट गया, 25 25 50 और ये भी 50 हो जा रहा है, तभी ना यहाँ 0 आ रहा है, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके जब बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा आपका, इसको सॉल्व करते रह जाइएगा, समय आपका ज़्यादा लग जाएगा। ये तो हमारा ऐसे ही कट जा रहा है क्योंकि 5 वाला होगा नहीं, 8 3 का ट्रिपलेट नहीं बनाता है, तो या तो 4/3 होगा या 3/4 होगा। अब इन दोनों में से कैसे अलग किए, तो 4 को नीचे रखेंगे तभी ये जो है 4b का ही मान आएगा, तभी जाकर के ये कटेगा, अर्थात p/b होता है टेन का मान, तो टेन थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि एक सम चतुर्भुज का परिमाप 120 है। सम चतुर्भुज मतलब चारों भुजा क्या होता है, इक्वल होता है। अगर 120 परिमाप है तो 4 से भाग दे देंगे, हर भुजा कितना आ जाएगा 30 30, ये भी 30 हो गया, 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 सब 30 30 हो जाएगा, क्योंकि परिमाप जो सम चतुर्भुज के चारों भुजा इक्वल होता है और परिमाप 120 यानी 4 से भाग दे दी, सब 30 30 हो गया। अब कह रहा है आपसे कि किन्हीं दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो है 15, बीच की दूरी मतलब इसकी ऊंचाई कितना दिया है 15 मीटर दिया हुआ है। ठीक, कितना दिया है 15 मीटर दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। अब देखिए बहुत सिंपल है, सम चतुर्भुज या कोई भी चतुर्भुज है, इसका एरिया आधार दिया हो ऊंचाई दिया होता, आधार गुणे ऊंचाई हो जाता है, आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा, बेस इंटू हाइट हो जाता है। तो आधार 30 है, ऊंचाई 15 है, तो 15 × 45 450 मीटर स्क्वायर हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, 450 मीटर स्क्वायर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। परिमाप जब 120 दिया था तो सब 30 30 का हो जाएगा और किसी दो भुजाओं के बीच की दूरी मतलब ऊंचाई, तो आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा, एरिया बराबर यानी 450 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना 10 नंबर का है कि साइन a + b बराबर √3/6 और कॉस a - b बराबर √3/2 दिया हुआ है, √3/2। अब देखिए कि ये साइन में √3/2 60 डिग्री का मान होता है, अर्थात यहाँ से a + b बराबर हमारा कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, और कॉस में √3/2 30 डिग्री का मान होता है, तो a - b = कितना हो गया आपका 30 डिग्री होगा। ये बात पहले आप समझे कि नहीं,
साइन का कितना का मान √3/2 होता है, तो 60 डिग्री का। कॉस में कितना का मान √3/2, तो 30 डिग्री का। अब यहाँ से हमें पूछा क्या है आपसे, तो बोला हुआ है कि ए और बी दोनों हमें निकालना है। तो ये अगर जोड़िएगा तो 2a बराबर 90 हो गया, तो a बराबर 45 डिग्री हो जाएगा, और a बराबर 45 हो गया तो b बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, 45 15, a 45 b 15, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा बीटा बहुपद x² - 5x + m का शून्यक है, और अल्फा माइनस बीटा हमें दिया हुआ है। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 दिया है, तो m का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए ऐसा क्वेश्चन अभी आया हुआ था। आपको पता है कि कोई भी अगर द्विघात बहुपद x² + bx + c के में अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a हो जाता है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। ये दोनों बात आपको पता होगा। तो अल्फा पर यहाँ से अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, इसके नीचे लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो -b/a यानी कि -5 में -5 से 1 से गुणा करेंगे, यानी कि +5 हो जाएगा। अब 1 यहाँ पे 1 है तो 1 से भाग देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। a जो है 1 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 हो गया, -b/a यानी कितना हो गया 5 हो गया। तो यहाँ से बताइए, एक बात आपको ये भी पता होगा कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a यानी कि m हो जाएगा, m/1 मतलब m। अब यहाँ से अल्फा बीटा का वैल्यू निकालिए। देखिए अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 3 2 6 का आधा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 1 6 हो रहा है ना, तो 5 1 6 का आधा 3 हो जाएगा, और बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ से 2 हो जाएगा। जब अल्फा 3 निकला तो बीटा 2 हो जाएगा। तो अब एक बात यहाँ से क्लियर करिए कि ये अल्फा इंटू बीटा जब यहाँ दोनों को गुणा करके रखेंगे तो m का वैल्यू आपका 6 नहीं आ जाएगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन से देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है 6। ऐसा क्वेश्चन पीछे आपका आ गया है, देख लीजिए 1 मिनट। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया। देखिए एक बार और समझिए, अगर नहीं समझे तो ठीक है, एक बार और। इसमें अल्फा प्लस माइनस बीटा 1 दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a यानी कि 5 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व किए तो अल्फा 3 बीटा 2 आ रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ m/1 यानी m होगा, और अल्फा का मान 3 है, बीटा का मान 2, तो m इज इक्वल टू 3 दूना 6 हो जाएगा। बहुत सिंपल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि फैक्टोरियल 19, ये उल्टा आई का मतलब फैक्टोरियल होता है। तो ये बोला है कि फैक्टोरियल 19 के 100वें स्थानीय मान का अंक क्या। 100वें मतलब सैकड़ा स्थान, जैसे हम लोग ऐसे नहीं करते हैं कि 3 4 5 6 बोलेगा, इसका 100वें स्थानीय मान क्या होगा, यानी इकाई दहाई सैकड़ा। कभी भी जब इकाई दहाई सैकड़ा कहाँ से, दाहिनी से काउंट किया जाता है। तो यानी कि इसका पहला दूसरा तीसरा स्थान पे, सैकड़ा का मतलब तीसरे स्थान पे क्या होगा। तो ये फैक्टोरियल 19 का तीसरा स्थान पे क्या होगा, तो देखिए बहुत आसान है। फैक्टोरियल 19 का मतलब हो गया 19 गुणे 18 गुणे 17 गुणे डैश डैश, कहाँ तक हमें 1 तक। जो जब भी कोई संख्या फैक्टोरियल में दिया गया हो तो उसको गुणा करना है कहाँ तक, 1 तक। तो अब एक बात बताइए कि ये फैक्टोरियल 19 है, इसमें इसके जब इसको गुणा करेंगे तो इसमें एक 10 में 0 आएगा, फिर आपका 15 वाला 5 ले लीजिए, और फिर इधर 5 वाला 5 दूना 10 एक और 0 हो जाएगा। यानी कि बहुत इसमें लगभग आप भाग देकर इसको देख सकते हैं। शून्यों की संख्या आपको निकालना पता है कि 1 से लेकर 19 तक गुणा किया जाए तो शून्य क्या हो गया, तो 19 में 5 से भाग देंगे, यानी कि 5 तिहाई 15 हो जाएगा, यानी कि 3 वो जो है इसमें शून्य आएगा। कहाँ कहाँ शून्य आएगा, तो एक 5 वाला की जगह एक 10 वाला में तो शून्य है, एक 15 वाला में 5 ले लेंगे, तो यानी कि इसमें अंतिम 3 अंक क्या आएगा, शून्य ही आएगा। तो सैकड़ा वाला स्थान हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। नहीं समझें तो देखिए एक बार और समझ लीजिए। कभी भी हमें फैक्टोरियल n में अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ 0 कितना होगा, तो इसको 5 से भाग देते हैं, फिर भागफल को 5 से भाग देते हैं, तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि भागफल छोटा ना आ जाए, और अंत में सभी भागफल को जोड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ 19 को हम 5 से भाग दिए तो 3 आ जा रहा है। अब ये 3 5 से छोटा आ गया, अर्थात इसके अंत में जब इसको हम पूरा गुणा करेंगे तो 3 को हमारा शून्य प्राप्त होगा। तो 3 को शून्य प्राप्त होने का मतलब सैकड़े वाले स्थान पे क्या हो जाएगा, शून्य आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माया और मीरा की वर्तमान आयु दिया हुआ है। देखिए माया और मीरा की वर्तमान आयु कितना दिया हुआ है, 6:5 दिया है। वर्तमान मतलब 0 ले लेंगे, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि
और 15 साल बाद यानी कि प्लस 15 वर्ष बाद रेशियो कितना हो जा रहा है, 9:8 हो जा रहा है। ठीक, देखिए एक बात ध्यान रखिए, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे बहुत देख चुके हैं। इधर समय का डिफरेंस हो गया 15 वर्ष हो गया, इधर भी डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे 9 में से 6 घटा रहे हैं तो 3 आ रहा है, और 8 में से 5 घटा रहे हैं 3 आ रहा है, तो ये डिफरेंस तो सेम हो गया, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर बाय द वे डिफरेंस सेम नहीं हो तो इसके अंतर से ऊपर और इन दोनों के अंतर से नीचे हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो डिफरेंस आराम से समान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो 9 में से 6, देखिए ये प्लस में है ना, नीचे से ऊपर घटाना होगा हमेशा। 9 में से 6 गया 3, 8 में से 5 गया 3, अर्थात इस 3 का रेशियो है, तो 3 यूनिट का वैल्यू इधर 15 वर्ष दिया हुआ है, तो यहाँ से कटाइएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 5 वर्ष आ गया। अब देख लीजिए किसका पूछा हुआ है, कह रहा है मैं तो मीरा की आयु कितनी है वर्तमान में, तो मीरा की आयु वर्तमान में 5 का मतलब 25 वर्ष हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इधर डिफरेंसेस कितना है, 3 का है, और इधर 15 है। 3 यूनिट का वैल्यू 15, 1 का वैल्यू 5, तो मीरा का पूछा हुआ था 5 का वैल्यू 25 हो जाएगा। माया का पूछा रहता 6×5 30 हो जाता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 1920, देखिए एलसीएम दिया हुआ है कितना, 1920 दिया हुआ है, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है आपका, तो 16 दिया हुआ है। एक संख्या 240 है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। ये तो बहुत आसान हो गया जी। आप पढ़े हैं कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। ये तो बहुत सिंपल है, दूसरी संख्या। तब देख लीजिए क्या हो जाएगा। एलसीएम 1920 दिया हुआ है, एचसीएफ 16 दिया हुआ है, और पहली संख्या, एक संख्या हमारा 240 दे दिया हुआ है, और दूसरी संख्या पता नहीं है, इसको x मान लेते हैं। अब सॉल्व कर दीजिए यहाँ से। 0 से 0 कट जाएगा, 8 दूना 16, 8 तरीके 24, 3 से कटा लेंगे, 3 6 18, 3 4 12, यानी कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 128 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन है। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, आराम से रख के निकाल ली, 128 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में, अंश बोला हुआ है कि 50% बढ़ा दिया जाए, यानी कि 150 हो जाएगा। ठीक, और हर 80% बढ़ा दिया जाए। हर कितना बढ़ा दिया जाए आपका, 80%, यानी 180 हो जाएगा। तो मूल भिन्न में कि मूल भिन्न कितना भाग होगा ये पूछ रहा है। नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग होगा, देख लीजिए बहुत सिंपल है। 0 से 0 कट गया, 3 से कट जा रहा है ना, 3 5 15, 3 6 18, यानी कि 5/6 गुना हो जाएगा। भाग में ही रहेगा, 5/6 भाग हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में दिया है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 50% बढ़ाएंगे 150, 80% बढ़ाएंगे 180, कटा दिए, यानी 5/6 का मतलब मूल भिन्न का कितना भाग हो जाएगा, 5/6 भाग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि 19.2/3, देखिए 19 3 57 58 59/3 हो जा रहा है। ठीक, 19 3 57 59/3 माइनस 7 4 28 1 29/4 हो जा रहा है। और अच्छा डायरेक्ट देखिए, एक चीज़ डायरेक्ट सीख लीजिए आप, पूर्णांक नहीं तोड़ना पड़ेगा। ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 19.2/3 माइनस 7.1/4 माइनस 2.1/2। अब देखिए 19 में से 7 गया 12, 12 में से 2 गया 10, यानी 10 पूर्णांक में आ गया, और 3 4 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, तो 12 हो जाएगा। तो 3 4 के 12 यानी 4 दूना 8, माइनस 4 3 12 यानी 3, और माइनस 2 6 के 12 यानी 6 हो जाएगा। तब देखिए कितना आ जा रहा है, तो 8 में से 6 3 9 घटाएंगे, यानी ये हो जाएगा हम लोग का 10 पूर्णांक माइनस 1/12 हो जाएगा। तो 12 दहा के 120 में से एक, चाहे ये 9 इसमें से एक ले लेंगे, तो चाहे ऐसे ही कर लीजिए, 12 दहा के 120 में से एक घटाएंगे, यानी कि 119/12 हो जाएगा, यानी कि 12 9 108 और 11/12 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा 9.11/12, यानी ऑप्शन से देख लीजिए 9.11/12 ऑप्शन नंबर ए में लिया हुआ है। आपको पूर्णांक नहीं तोड़ना पड़ेगा, और पूर्णांक तोड़ करके भी करिएगा तो वही चीज़ आएगा। इसमें जो है पूर्णांक नहीं तोड़ना होगा। एक बार और आप समझ लीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा, ये x बराबर इधर हम सबको भेज लीजिए, तो 19.2/3 7.1/4 माइनस में रहेगा, ये आएगा तो माइनस 2.1/। अब ये 19 माइनस 7 और माइनस 2, यानी कि 7 2 9 घट जाएगा तो 10 पूर्णांक। अब ये 3 4 2 का एलसीएम 12 हो गया, तो ये 3 4 के 12 यानी 4 दूना 8, 4 3 12 मतलब -3, 2
6 12 यानी -6, तो 8 में से 6 3 9 घटाएं यानी कि -1/12 यानी कि 12 दांके 120 119/12 का मतलब 9.11/12 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है 17 नंबर कि रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक की यात्रा 30 घंटे में पूरी कर सकता है। यदि वह चाल 1/15 कम कर देता तो वह उतने ही समय में यानी कि 30 घंटा में ही 10 किलोमीटर दूरी कम तय कर पाता। 10 किलोमीटर कम दूरी, देखिए आसान है क्वेश्चन। अगर इसका चाल हम x मान लेते हैं, बहुत सिंपल है, तो ये दूरी कितना करेगा तो समय गुणे चाल हो जाएगा, चाल गुणे समय हो जाएगा। 1 मिनट, ये 30x हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? अगर इसका चाल x किलोमीटर पर आवर मान ले रहे हैं तो 30 घंटा में कितना दूरी करेगा तो 30x करेगा। अब बोला है कि अगर ये चाल 1/15 कम कर देगा, इसका मतलब 14/15 हो जाएगा। 1 में से 1/15 घटाएंगे कितना आएगा, 14/15 हो जाएगा। यानी 14/15 x कर दे तब 10 किलोमीटर कम जाएगा उतने ही समय में। तो अब यहाँ जो है अगर हम दूरी निकालेंगे तो 14/15 x चाल हो गया और गुणे समय कितना है 30, और कितना कम जा रहा है 10 किलोमीटर कम जा रहा है। ये इक्वेशन पहले समझे कि नहीं? ये समझ गए तो कुछ इसमें क्वेश्चन में है ही नहीं। चाल x मान लिए तो 30 घंटा में 30x दूरी तय करेगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अगर ये चाल अपना 1/15 कम कर ले यानी कितना कर लेगा 14/15x, तब दूरी कितना हो जाएगा तो समय गुणे चाल, ये समय है गुणे चाल कर लिए तो 15 से कटा दीजिए, 15 दूना 30, 14 दूना 28x और 30x यानी कि 2x बराबर 10 हो जाएगा। 2x बराबर इधर कितना है 10 है तो x बराबर 5 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा इसका स्पीड हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो जा रहा है, बेसिक से ही करे बिल्कुल सिंपल हो गया। देखिए समझिए, अगर चाल हम x मान लिए तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। जब 1/15 कम करेगा तो 14/15 गुणे 30 घंटा में सेम समय बोला हुआ है तो 14 दूना 28x जाएगा, तो 30x में से 28x गया 2x बराबर 10, तो x बराबर 5 किलोमीटर पर आवर। यही हम चाल माने थे और यही पूछ भी रहा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है, ये 18 नंबर बहुत आसान है। 243 गुणे 243, 243 इसमें भाग देना है हमें 27 गुणे 27, इसे भाग देना है गुणे, फिर 6 में हमें क्या करना है 18 से भाग दे देना। देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे 9 से ये दोनों कट जा रहा है, 9 3 27 और इसको 9 से कटाते हैं तो 9 दूना 18, 19 20, 6 बचा, 9 7 63 हो जाएगा। फिर 3 से कटा लेंगे, 3 9 27 हो जाएगा। 9 से कटाइए 9 दूना 18 हो जाएगा। फिर 2 से कटाइए 2 3 6, 3 से कटाइए 3 9 27, 9 से कटाइए 9 दूना 18 यानी 27 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ हमें ये देखिए 243 का होल स्क्वायर यानी 243 गुणे 243 बट्टा 27 गुणे 27 गुणे 6/18 यानी कितना आंसर आ जाना है, सबको कटा लेना है, सी आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए सी, 27 में जो है सी में दिया हुआ है तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 60 डिग्री है। देखिए 19 नंबर बोला है हमें कि एक त्रिभुज ABC है, आपका ABC है, ये A है, B है और C है। A कितना दिया आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं कि O उसके अंदर एक बिंदु है, O इसके अंदर कहीं बिंदु है और बोल रहा है हमें कि OBC OBA का दोगुना है। OBC जो है OBA का दोगुना है। थोड़ा सा ये ऊपर पॉइंट बनाइए, ये जो है हम लोग का OBC जो है OBA का दोगुना है, यानी कि इसको अगर x मानते हैं तो ये कितना आएगा 2x आएगा, ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद कह रहे हैं आगे कि OCB OCA का दोगुना है, यानी इसको भी मिलाना होगा। OCA का ये OCB क्या है दोगुना है, तो इसको अगर y मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। ये बात आप समझे कि नहीं? जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा था वैसे हम लोग कर लिए कि O एक बिंदु है, OBA जो है OBC जो है
ओ बी ए का दोगुना है, और फिर यहाँ पे ओ सी बी जो है ओ सी ए का दोगुना है। यानी कि अब एक बात बताइए कि तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। हमें पूछा क्या है ये भी देख लीजिए। पहले बोला है कि बी ओ सी यानी कि ये वाला एंगल हमें पूछ रहा है, तो हमें पता है कि इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, यानी कि ये 60 प्लस ये 3x हो जाएगा ना, 3x प्लस 3y प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 180 में से 60 घटा लेंगे यानी कितना हो जाएगा 120 डिग्री। यानी यहाँ x प्लस वाई बराबर 40 डिग्री आ जाएगा। अगर 3 कॉमन लेकर कटा दिए तो 40 डिग्री आएगा। तो हमें पूछा हुआ है किसका वैल्यू, ये वाला एंगल पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताइए कि ये 2x और 2y यानी कि 2x 2y कितना हो जाएगा, तो 80 डिग्री हो जाएगा। इधर कर लेंगे, इधर भी 2 से गुणा है तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ये दोनों मिलकर 80 हो गया, तो एंगल BOC इज इक्वल टू 100 डिग्री नहीं हो जाएगा, क्योंकि इस तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इधर लिख देते हैं हम लोग एंगल BOC इज इक्वल टू 180 माइनस ये दोनों मिलकर 80 आया, यानी कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए किस में दिया हुआ है। देखिए एक बार और समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बोला हुआ है हमें, एक बार और पढ़िए। कह रहा है कि ये एक त्रिभुज ABC है, ए कितना है 60 डिग्री है, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। और ये बोला है कि OBA का जो है दोगुना है OBC, फिर OCB का दोगुना है OCA, तो ये x माने 2x हो जाएगा, y माने 2y हो जाएगा। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 120 डिग्री, तो x प्लस वाई बराबर 40 डिग्री हो गया। तो ये 2x और 2y है, तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, तो 100 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इस तीनों कोणों का योग भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री है, और ये दोनों मिलकर अगर दोनों 80 आ गया तो ये 100 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि 10.53 को हमें भाग लगाना है किससे, तो 0.09 से भाग लगाना है। देखिए ये पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों में पॉइंट सेम है तो पॉइंट खत्म हो जाएगा, पॉइंट के बाद अंक सेम है। अब 9 से कटा लीजिए, 9 से कट भी जाएगा, 5 3 8 है 1 9 हो जा रहा है, तो 9 एकम 9 10 बचा, फिर 9 एकम 9 6 15 9 7 63, यानी 117 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि PQ एक वृत्त का व्यास है, यानी कि एक सर्कल बना लीजिए, फिगर बनाइए। ज्योमेट्री में टोटल फिगर होता है, फिगर बन गया कुछ नहीं है। ये एक सर्कल है और इसका व्यास क्या दिया हुआ है आपका, तो PQ व्यास दिया हुआ है, तो यानी PQ ड्रॉ कर लीजिए। PQ क्या है, इसका व्यास है। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है, जिसका केंद्र क्या है O है, यानी कि इसका केंद्र हमारा क्या है O है। अब आगे बोल रहा है कि ABC के अंदर एक बिंदु है, नहीं ये हम लोग का 21 देख रहे हैं ना, यदि कोई बिंदु R वृत्त पर स्थित है और RPO बराबर 39 डिग्री, यानी RPO 39 डिग्री, इसका मतलब R इधर पॉइंट है और RPO इसको मिलाना पड़ेगा। RPO कितना है 39 डिग्री है। तब आगे देखिए क्या कह रहा है हमें, तो RQP का मान बोला हुआ है, RQ और P का मान बोला हुआ है। तो बहुत सिंपल है जी, ये अगर व्यास है तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, और ये 90 हुआ, ये 39 हो गया, तो ये नहीं निकाल लीजिएगा। तो एंगल RQP इज इक्वल टू 180 माइनस दोनों को जोड़ दीजिए, 9 की 9 भी हो जाएगा और 9 3 12, यानी घटा दीजिए, 10 में से 9 गया 1 और 7 में से 2 गया 5, यानी 51 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी में दिए। देखिए ये क्वेश्चन आसान है, फिगर सिर्फ बनेगा, आराम से बन जाएगा। देख लीजिए एक बार, ये एक सर्कल है और ये क्या हम लोग का व्यास है, और इस पर Q बिंदु है, QPR इज इक्वल टू 39 दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो ये 90 और ये 39, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा लिए, 51 डिग्री आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग का, जो 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष 2 7 5 1 और x 3 है। ठीक, और बोला हुआ है कि यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 18, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल टोटल 18 वर्ग यूनिट दिया हुआ है, तो हमें पूछ रहा है कि x के संभावित मान कितने होंगे, यानी ये जो x है ना, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे कि इसका एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 हो जाता है, और प्लस
x2 इंटू y3 माइनस y1 हो जाएगा और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो इसको याद कर लीजिएगा। देखिए फिर से याद करने का आपको तरीका बता देते हैं। 1/2 x वाला 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 हो जाएगा, फिर x2 यहाँ 1 के बाद 2 हो जाएगा और ये 3 माइनस 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 1 माइनस 2 हो जाएगा। बहुत सिंपल। अब रख दीजिए यहाँ पे, आप किसी को भी मान लीजिए, हम इसको x1 y1 मान लेते हैं, ये x2 y2 मान लेते हैं और ये x3 y3 मान लेते हैं। अब रख दीजिए यहाँ पे, ये हमें एरिया 18 दिया हुआ है, उसके बाद 1/2 इंटू x1 कितना है आपका यहाँ पे 2 है, तो 2 गुणे डायरेक्ट करते हैं, y2 में से y3 घटाना है, यानी y2 1 हो गया और y3 3 हो गया, तो 1 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, प्लस x2 रखिए, x2 का मतलब कितना है आपका 5 है, तो 5 गुणे अब y3 माइनस y1 हो जाएगा, तो y3 कितना है 3 है, 3 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है आपका x है और इंटू y1 माइनस y2, तो y1 में से y2 घटाएंगे, यानी कि 1 में से 7 में से 1 घटाना है तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए सिंपल हो गया। ये 18 दूना कितना हो जाएगा 36, 36 बराबर ये कितना हो गया आपका -4 हो गया और 5 चौक 20, यानी कि -24 हो गया, -24 हो गया। ये मोड में भी रहता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ये किस में रहता है, मोड में रहता है। तो ये -24 हो गया और ये कितना हो गया +6x। देखिए 2 दूनी के 4 और ये 24, यानी कि +6x हो जाएगा। अब देखिए इधर ध्यान दीजिए कि जब भी इस मोड को हटाएंगे तो इसका वैल्यू ±2 आ जाएगा, तो ये मोड में है, जब मोड को हटाएंगे तो +-2 यानी कि इसका 2 वैल्यू निकलेगा। अगर एक प्लस वाला लेंगे तो 36 बराबर -24 + 6 हो जाएगा, तो ये इधर आएगा तो 36 24 कितना हो जाएगा आपका 6 4 10 3 2 5 1 6 हो जाएगा, यानी 6x बराबर 60 हो गया, तो x बराबर 1 10 निकल जाएगा। और जब इसका वैल्यू माइनस में लेंगे ये तो क्या आएगा, माइनस वाला इधर कर लेते हैं, 36 = ये माइनस जब लीजिएगा तो माइनस +24 हो जाएगा और -6x हो जाएगा, यानी कि इधर कर लेते हैं तो 6x बराबर -12 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो -12, यानी x बराबर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो 2 को मान निकलेगा, एक x बराबर -2 और x बराबर 10 निकलेगा। तो ये देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। एक बार और समझ लीजिए, आप देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, 10 - 2 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एक त्रिभुज है और इसका एरिया कितना दिया 18 दिया हुआ है, ठीक, एरिया 18 दिया हुआ है और ये तीनों शीर्ष दिया हुआ है, x का वैल्यू हमें पूछ रहा है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे, यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस पे हम रख लिए, किसी को x1 y1 आप मान सकते हैं, इसको रख के निकालें। तो ये मोड में रहता है, ये किस में रहता है आपका, मोड में रहता है। तो जब मोड से बाहर निकलता है तो 2 वैल्यू आता है, एक पॉजिटिव वैल्यू एक निगेटिव वैल्यू। तो ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, लेकिन जब मोड को हटाएंगे ना, जब बाहर निकलता है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन मोड हटाएंगे तो 2 वैल्यू देगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो ये इधर पॉजिटिव वाला जब लेकर के हम लोग बना रहे हैं 36 बराबर, इसको पॉजिटिव में निकाले हैं तो -24 + 6x यानी 10 आ जा रहा है। और जब इसका निगेटिव करेंगे यानी माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है आपका -2 आ रहा है, तो यही 2 वैल्यू होगा, 10 और -2 हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज ABC फिगर बना देते हैं और DEF दोनों सिमिलर है। एक और त्रिभुज है DEF, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। अब कह रहा है कि यदि BC = 12.5 दिया हुआ है, ये दिया हुआ हमें 12.5 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि EF = 10 सेंटीमीटर, ये EF कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकाले। ये दोनों का भुजा दिया हुआ है और एरिया का अनुपात पूछा। बहुत सिंपल हो गया, जब ये संगत भुजा का रेशियो दिया हुआ है और एरिया का रेशियो हमें पूछा जाए, अगर इस भुजा का पहले रेशियो निकाल लेते हैं, यानी कि BC =
EF हम लोग निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा 12.5:10, यानी ये हटाएंगे तो ये 0 चला जाएगा, यानी कितना आ गया हम लोग का 25 5 125, 25 चौके 100 आ गया। तो भुजा का रेशियो आ गया 5:4, तो एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा आपका, इसका वर्ग कर देंगे यानी कि 25:16 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार और समझिए। ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है, इसके भुजा दिए हुए हैं, तो भुजा का रेशियो हम निकाले तो 5:4 आ रहा है। तो जो भुजा का रेशियो रहता है उसका वर्ग जो हो जाता है ना एरिया का रेशियो, यानी 5 5 25, 4 चौके 16, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात 25:16 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। देखिए 24 समझिएगा, कह रहे हैं कि ए बी सी का औसत जो है 22 है, यानी कि a + b + c = 66 हो जाएगा। औसत 22, 22 × 66। अब देखिए कह रहा है कि बी सी का औसत 25 है, यानी कि b + c = 25 × 50। 2 आदमी रहेंगे 2 से गुणा, 3 आदमी रहेंगे 3 से गुणा। अब क्या कह रहा है कि 9 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी। देखिए कितना सिंपल है, ए की आयु निकालना है तो घटा देंगे तो ये कट जाएगा, यानी कितना 16 हो जाएगा। तो 9 साल बाद बोल रहा है तो 9 जोड़ दीजिए, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25, यानी 9 साल बाद ए कितने साल का हो जाएगा 25 साल का। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो वृत्त की त्रिज्याएं 4.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर है तथा अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो केंद्रों के बीच की, देखिए 2 बात आपको बता रहे हैं, दोनों बात ध्यान रखिएगा। जैसे ये सर्कल हो गया, 2 सर्कल होंगे और इनकी त्रिज्या जो हो गई R1 और R2 हो गई, ठीक, और इनके बीच की दूरी D हो गया। तो इसमें 2 प्रकार की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये होता है सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसी को हम लोग बोलते हैं अनुस्पर्श रेखा। सीधी वाली को अनुस्पर्श रेखा। तो सीधी वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई होता है, यानी ये मान लेते हैं अगर AB है तो AB = हो जाएगा √D² -R1 - R2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक, ये सीधी वाली का होता है। और एक इसी में सर्कल बनता है जो तिर्यक स्पर्श रेखा, ये एक सर्कल हो गया और इधर इसको बना देते हैं। देखिए यहाँ बना लेते हैं, ये 2 सर्कल हो गया और इनके बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी D हो गया और इसका त्रिज्या R1 हो गया और इसका त्रिज्या R2 हो गया। तो ये तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बोलता है और इसी तिरछी को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, जो पूछा हुआ है। तो इसकी जो लंबाई हो जाती है, इसकी लंबाई अगर मान लीजिए A है और B है तो AB = हो जाता है √D² -R1 + R2 का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत छोटा सा इसमें डिफरेंस है, दोनों आपको याद हो जाएगा। अभी जब सीधी वाला पूछेगा तो D² -R1 - R2 का होल स्क्वायर, जब तिरछा वाला पूछेगा तो D² -R1 + R2 का होल स्क्वायर। तो यही हमें पूछा हुआ है। और सीधी और तिर्यक में एक और नाम देखिए क्या रहता है, इसको पूछेगा तो अनुस्पर्श रेखा और ये होगा अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। तो हमें क्वेश्चन में जो बोला हुआ है कि अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 6 है, यानी ये AB का मान यहाँ 6 दिया हुआ है, तो 6 = √D, यानी कि दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो D² -R1 + R2, यानी एक की त्रिज्या 4.5 है, एक की त्रिज्या 3.5, यानी कि 8 हो जाएगा, 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए सिंपल है, ये वर्ग कर देंगे तो इधर 36 हो जाएगा, यानी कि 36 = रूट हट जाएगा, D² -64 हो जाएगा, तो इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, यानी D² = 100 हो जाएगा, तो D = 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। देखिए एक बार और समझ लीजिए, 2 फॉर्मूला है, ये दोनों याद रखिएगा, बहुत इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। सीधी या फिर अनुस्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, D² -R1 - R2 का होल स्क्वायर। तिरछी या अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई D² -R1 + R2 का होल स्क्वायर। तो ये हमें दिया हुआ है 6 = √D² -R1 + R2, यानी ये 4.5 दिया है, 3.5 दिया है, तो दोनों जोड़े 8 × 64, यानी 64 D² -64 बराबर, ये जब रूट हटाए तो इधर 36 हो जाएगा, यानी D² = 100, तो D = 10 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो है 26 नंबर कह रहा है कि 394 × 300, ये देखिए ये तो बहुत सिंपल है जी, A² + 2AB + B², यानी A + B का होल स्क्वायर। A + B का होल स्क्वायर मतलब 394 + 106 का होल स्क्वायर। ये भी नहीं कि इसको गुणा करने लगेगा, जोड़ने लगेगा, कुछ नहीं। A² + 2AB + B², यानी A + B का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 4 10 कर 0, 9 1 10 कर 0, 4 3 1 4 1 5 हो जाएगा। 500 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा
तो 25 पर 4 गो 0 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किसमें दिया है 25 पर 4 गो 0, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी कार का क्रय मूल्य 1,50,000 रुपये है। राजू ने 5% लाभ पर मोटू को बेच दिया और बाद में मोन्टू ने इसे 2% हानि पर पुनः राजू को बेच दिया। तो लेन देन में कुल लाभ या हानि ज्ञात करें, यानी किसको लाभ हुआ किसको हानि हुआ, ये बात बोला। देखिए समझिए इस बात को, राजू मोन्टू, राजू है और ये मोन्टू है, ठीक। अब ये बोला हुआ हमें कि राजू, मान लीजिए कि कार का जो रियल वैल्यू है कितना है 100 मान लेते हैं। तो राजू जो है इस 100 का कार है और इसे बेच रहा है कितने पे 5% लाभ पर, यानी 105। क्रय मूल्य हालांकि दिया हुआ है लेकिन 100 से तुलना करेंगे ना तो आसान हो जाएगा। अगर राजू का मान लेते हैं 100 है तो ये इस मोन्टू को बेचा कितने रुपए में 105 रुपए में। अब मोन्टू 2% हानि में इसको बेच रहा है, यानी कि 105 का 2% हानि का मतलब 98/100 में बेचेगा। तो कितना में बेचेगा ये निकाल लीजिए, 5 से कटाएंगे 5 दूना 10, 5 एकम 5 और ये 20 हो जाएगा। यानी अगर हम इसको कटा लेते हैं आपका 10 से तो ये हो जाएगा 2 से कटा लेते हैं, 2 दहा के 20, ये 2 से कटाइएगा 49 दूना 98 हो जाएगा। यानी 49 में 21 से गुणा कर लीजिए, 9 एकम 9, 4 एकम 4, 9 दूना 18 कर 18 से लेक 4 दूना 8 एक 9 हो जाएगा। तो 9 8 4 12 कर 2 8 से लेक 10, 102 ये आ जा रहा है कितना इसका, तो 102.9 आ जा रहा है। अब देखिए यहाँ से सब कुछ क्लियर हो गया। अब ये बोला हुआ है ना कि किसको कितना लाभ हुआ, ये बात बोला हुआ है। तो देखिए ध्यान दीजिए कि राजू इसको बेचा है 105 में, ये इसको बेच रहा है 102.9 में। तो राजू को ही लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, तो देखिए राजू को ही लाभ हो रहा है, राजू को लाभ हो रहा है कितने का, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी कि 2.1% का लाभ हो रहा है। ये बात आप समझे कि नहीं, नहीं समझे तो देखिए एक बार और समझ लीजिए। हम मानते हैं कि वास्तविक क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो 100 ये बेच रहा है 105 में, फिर ये इसको बेच दे रहा है 102.9 में। तो ये मोन्टू को तो घाटा हो रहा है, 5 में खरीदा है इतना में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है इसको, राजू को। राजू 105 में बेचा था और फिर इसे खरीद रहा है 102.9 में, तो राजू को इसमें से घटाएंगे 2.1 का लाभ होगा। लेकिन ये रुपया में बोला हुआ है, तो रुपया में कितना हो जाएगा, तो 1.5 लाख का कार है, 1.5 लाख का, और 2.1% का फायदा हुआ है, यानी कि नीचे 100 करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो एक और 0, यानी 3 0 से 3 0 कटा दीजिए। अब गुणा कर दीजिए, 0 15 एकम 15 का 5 हासिल 1, 15 दूना 30 1 31, 3150 रुपया का जो है फायदा हुआ है राजू को। तो ये देखिए किस ऑप्शन में दिया है, राजू को 4035 नहीं, राजू को 4500 नहीं, राजू को 3150 मतलब ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बनाए हम लोग बिल्कुल आसान। 100 में खरीदा, 105 में बेचा, फिर मोन्टू इसे 2% हानि पर मतलब 102.9 में बेच रहा है। तो ये दोनों को घटाइए, यानी राजू को कितने फायदा हो रहा है 2.1 का। तो 1,50,000 का 2.1 कितना हो गया 3150 रुपया, और यही जो है राजू को फायदा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला बोला हुआ है कि कोई धनराशि 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाती है। देखिए 1 से 2 गुनी हो रही है 8 वर्ष में, तो फिर 2 से 2 गुनी यानी कि 4 गुनी होगी 8 और वर्षों में, यानी कि बोला हुआ है कि 4 गुनी कितनी होगी, तो 8 वर्ष कितना हो जाएगा 16 वर्ष हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है। सबसे आसान तरीका 16 मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए एक बार और समझिए, 8 वर्ष में 2 गुना, फिर 8 वर्ष में 2 गुना यानी 2 दूनी के 4 गुना हो जाएगी, तो 8 साल कितना साल हुआ 16 साल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 12 कक्षा के पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया। यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलने वाले छात्रों की कुल, देखिए 2 बातें यहाँ से पूछता है। एक, उपहार जब देते हैं तो उपहार कितने बांटा गया है, एक हाथ मिलाने वाला, तो टोटल हाथ कितने मिलाए गए, हाथ मिलने की संख्या जो होता है, हाथ मिलने की संख्या इज इक्वल टू हो जाता है n इंटू n-1/2 हो जाता है। और जब उपहार अगर देते हैं लोग ना, तो उपहार की संख्या जो हो जाएगी, उपहार की संख्या हो जाता है n इंटू n-1 हो जाता है। ये बात अगर ध्यान रहेगा तो आराम से बना लीजिएगा। देखिए 2 बातें पूछा जाता है, पार्टी में कुछ सदस्य हैं,
एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ कितने मिलेंगे, n इंटू एन माइनस वन। उपहार दे रहे हैं तो उपहार कितने बांटा जाएगा, n इंटू एन माइनस वन। हाथ मिलाने वाला में 2 से भाग देंगे। और 2 से क्यों भाग देते हैं, क्योंकि जब हाथ मिलाएंगे तो 2 हाथ मिल करके 1 बन जाता है। और जब उपहार दिया जाता है तो आप हमको उपहार दीजिएगा, हम आपको, यानी कि 2 बार उपहार बांटा गया। तो इसीलिए उपहार वाला ज़्यादा होता है, हाथ मिलाने वाला कम हो जाता है। तो ये हमें पूछा हुआ है हाथ मिलाने के लिए कितने आदमी हैं, 45 में से 30 ही उपस्थित है तो 30 ही आदमी हाथ मिलाएंगे, यानी कि 30 इंटू 30 में से 1 गया 29 और बट्टा 2 हो जाएगा। 2 से कटा दीजिए 15, 15 नमा 135 कर 5 हासिल 13 हो जाएगा। 15 दूना 30 और 13 43 हो जाएगा, यानी कि 435 हाथ मिलाए गए। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ये दोनों फॉर्मूला पता रहना चाहिए, पता कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन फॉर्मूला को, आसान हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करे जिसे 5970 में से घटाया जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए जब भी बोले कि जोड़ा जाए घटाया जाए तो भाग विधि से इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे। यानी देखिए 8 × 64 ज़्यादा हो जा रहा है, 7 × 7 = 49 हो जाएगा, यानी कि ये 10 बच गया, ये 7 0 हो गया, 7 7 14 हो जाएगा। देखिए कितना मर्द में जाएगा, तो 14 7 98, यानी 7 मर्द में ही चला जाएगा। 7 7 49 और 14 7 98, 100 1 98 99 100 1 2 102 हो जाएगा, यानी कितना आ गया, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गया 4 और 1 कट जाएगा, यानी कि 41 जब इसमें से घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस बात को समझे, जब भी हमें जोड़ने के लिए घटाने के लिए कहेगी क्या घटाया जाए पूर्ण वर्ग बन जाए, भाग विधि से निकालेंगे, जो शेषफल आएगा यही घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगर जोड़ने की बात कहेगा तो ये जो आप 7 मर्थ में ले गए हैं ना, तो 8 मर्थ में ले जाइएगा और नीचे से ऊपर घटा लीजिएगा तो जोड़ने वाली संख्या हो जाएगा। बस यही बातें पूछता है, 2 बात इसमें, क्या घटाया जाए पूर्ण वर्ग बन जाए, तो जो शेष आएगा वही घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब जोड़ने की बात करेगा तो एक बार ज्यादा ले जाएंगे और नीचे से ऊपर घटा लेंगे, वही जोड़ने वाली संख्या आ जाएगी। ठीक, तो चलिए इसका आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का 31 32 33 जो है ना, ये पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया। अब देखिए पाई चार्ट जो हम लोग का बुक में दिया गया है ना, प्लेटफॉर्म के बुक में, वो आपका जो उसका कलर्ड भाग है ना वो समझ में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ना इसका हम मेन जो है साइट से ना जो ओरिजिनल पेपर है उसी से डाउनलोड किए हैं। देखिए यहाँ पे ये पाई चार्ट ये दिखा रहा है, तो इसी पाई चार्ट के इक्विवेलेंट यहाँ हम बना लिए हैं। ठीक, यहाँ समझाने में आपको आसानी रहेगी। तब देखिए इसको पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका पाई चार्ट जो है थोड़ा डार्क दे दिया था, उसमें समझ में नहीं आ रहा था कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, और इसके थ्रू समझ में आ रहा है। देखिए इसको समझिएगा, ए जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ए जो है हल्का ब्लू है, फिर बी जो है रेड कलर का है और सी ब्राउन कलर का है और डी में जो है येलो कलर का है और ई में जो है डार्क ब्लू है। इसमें देखिए तो इसमें पहला वाला में जो बिक्री वाला में इसमें ई कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ 3 ही चीज़ें ए बी 4 चीज़ें ए बी सी डी दिया हुआ है। और यहाँ वाला यहाँ से देखिए इसको आप कंपैरिजन करिए, सब कुछ सही बना हुआ है। ए मतलब जो ब्लू है हल्का ब्लू है, बी रेड है, इसमें देखेंगे तो ए ब्लू है, बी रेड है, सी आपका जो है ब्राउन है, ब्राउन कलर का सी है, इसमें सी जो है ब्राउन कलर का है आपका, नहीं सी जो है किस कलर का है इसमें, हाँ ब्राउन कलर का है, और डी जो है आपका क्या है तो येलो कलर का, ये सब दिया हुआ है। तब इसको पढ़िए और आंसर का आंसर दीजिए। देखिए आपका ये ग्राफ थोड़ा सा इसका जो प्लेटफॉर्म वाला है सही नहीं बनाया हुआ था, तो देखिए क्या कर रहा है हमें। देखिए इसको सिर्फ ग्राफ देकर बनाना है। पहला क्वेश्चन पढ़िए जो 31 नंबर है कि पाई चार्ट से दृष्टिगत पठन के आधार पर यह बताएं कि कौन सी कंपनी का लाभ सबसे ज़्यादा है। तो देखिए लाभ सबसे ज़्यादा का मतलब क्या हुआ कि व्यय कम करेंगे और बिक्री ज़्यादा करेंगे। व्यय जो है खर्च कम करेंगे और ज़्यादा बेचेंगे तो लाभ ज़्यादा होगा। तब देखिए इसमें व्यय जो है कम किया हुआ है और ज़्यादा बिक्री किया हुआ है। सी जो है देखिए व्यय कम किया है और बिक्री ज़्यादा किया है, अर्थात सी का लाभ सबसे ज़्यादा होगा। तो 31 में देखिए सी का सबसे ज़्यादा लाभ होगा। सी किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आया।
व्यय कम करेगा बिक्री ज़्यादा करेगा तो लाभ ज़्यादा होगा। तो ये व्यय जो है सी कम किया है, बिक्री ज़्यादा किया है, तो इसको लाभ ज़्यादा होगा, यानी कि 31 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 पढ़िए, देखिए पाई चार्ट से दृष्टित पठन के आधार पर किस कंपनी का प्रतिशत हानि सबसे अधिक रहा। अब हानि का मतलब क्या हुआ कि व्यय ज़्यादा करेगा और बिक्री कम करेगा, तो इसमें ई जो है टोटल अपना व्यय कर दिया है, कुछ भी बिक्री नहीं किया है। ई का कोई ग्राफ ही नहीं दिया हुआ है, कोई नहीं दिया हुआ है, तो ई का बिक्री कम हुआ है अर्थात हुआ ही नहीं है, टोटल व्यय कर दिया है, तो ई को सबसे ज़्यादा हानि होगा। तो देख लीजिए ई किस ऑप्शन में दिया है, बी में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं बात आपको समझ में आ रहा होगा। जो व्यय ज़्यादा करेगा और बिक्री कम करेगा उसका हानि होगा, और जो बिक्री कम करेगा व्यय ज़्यादा करेगा उसको लाभ होगा। जैसे सी को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ था और ई जो है टोटल व्यय कर दिया है, बिक्री कुछ किया ही नहीं है, तो ई को सबसे ज़्यादा हानि होगा। अब देखिए 33 पढ़ लीजिए, 33 क्या कह रहा है। बोला है कि पाई चार्ट से दृष्टिगत पठन के आधार पर किस कंपनी को कोई प्रतिशत लाभ या हानि नहीं होती। अब देखिए यहाँ से ये डी का जो ये है और सेम ऐसे ही रह जाता है, यानी कि डी का जितना ये व्यय किया है उतना ही बिक्री किया, अर्थात कोई लाभ या हानि नहीं होगी। तो डी ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तीनों का बी बी होगा, लेकिन इसमें सी होगा, इसमें ई होगा, इसमें डी होगा। उम्मीद करते हैं ये पाई चार्ट आप समझ गए होंगे। बहुत अच्छा पाई चार्ट था, इसका ये बुक में अच्छा नहीं बनाया था इसीलिए डाउनलोड कर लिए हैं। तो चलिए हम लोग अब इसका जो है टोटल 33 क्वेश्चन था, 33 क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से किए। तो चलिए नेक्स्ट सेट में मिलेंगे, जो कि अगला होगा हम लोग का 22 नंबर सेट होगा, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप मेहनत करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जितनी भी और व्यूज़ बढ़ेंगे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको और जो है कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। एक दिन में 2-2 वीडियो करेंगे, वो सब आप पे डिपेंड करता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम लोग का लगातार वीडियो मिल रहा है, एक वीडियो बिल्कुल फ्री मिल रहा है, यूट्यूब पर जो है बिल्कुल फ्री मिल रहा है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो भी आपके गरीब बच्चे हैं जो पैड क्लास नहीं खरीद सकते हैं, इसका बहुत लोग पैड भी चला रहे हैं, तो जो पैड नहीं खरीद सकेंगे वो बिल्कुल आसानी से बेसिक जो है आप इसका सोल्यूशन करेंगे। तो आप लोग शेयर करिए, और जो गरीब से गरीब बच्चे हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि वो भी पढ़ें और आगे बढ़े। ठीक, तो ओके बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।